जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हमारी दुनिया यानी भूगोल। इसके बारे में अगर आप इस चैनल पर बनाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप किस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे हम पढ़ेंगे इकाई 1 में संसाधन क्या होता है। तो संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन क्या होते हैं? तो जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एवं सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब, ये सब क्या है? संसाधन है। फिर पढ़ेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पढ़ेंगे तो पहला संसाधन कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन। कौन है? प्राकृतिक संसाधन। ये क्या होते हैं कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे भूमि क्या होगा? प्रकृति में पाया जाता है। मिट्टी प्रकृति में पाया जाता है। जल छोटे बड़े जीव जंतु, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे भूमि के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो पर्वत आएगा, पठार आएगा, मैदान आएगा, मरुस्थलीय दलदली भूमि आएगा। फिर मिट्टी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो जलोढ़ मिट्टी आएगी, लाल मिट्टी आएगी, काली मिट्टी आएगी, एवं अन्य मिट्टियाँ इसमें आएगी। फिर जल में क्या आएगा? तो जल झील के अंतर्गत जल आ जाता है। फिर तालाब आ जाएगा, सागर आ जाएगा, महासागर आ जाएगा। फिर वनस्पति में घास, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, इसमें किसमें आएगा? वनस्पति में आ जाएगा। फिर जैविक में कौन कौन आ जाएगा? जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर इसमें बड़े जीव जंतु इसमें आ जाएंगे। इसमें जैविक में। खनिज में लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किसमें आ जाएंगे? खनिज में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि झील कौन सा संसाधन का उदाहरण है? तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। पर्वत किस संसाधन का उदाहरण है? तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण। ऐसे क्वेश्चन आएगा इनमें से। पूछा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो इनमें से को देगा और फिर दूसरा पूछ देगा। फिर पढ़ेंगे दूसरा कौन है? दूसरा है मानव संसाधन। जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, वो क्या कहता है? वो मानव संसाधन कहा जाता है। जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है और क्या कहता है उसको? वो होता है, वो मानव संसाधन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मानव। वो संसाधन का निर्माण भी करता है, उपयोग भी करता है। मानव किसको उदाहरण है? तो मानव संसाधन का उदाहरण है। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। ये क्या होते हैं? तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं का स्वरूप गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जो मानव अपने श्रम से क्या करता है? कई प्रकार वस्तुओं का निर्माण करता है और प्राकृतिक वस्तुओं का स्वरूप एवं गुणों में परिवर्तन लाकर करता है। सिंपल में समझना है कि मानव अपने श्रम से कई प्रकार वस्तुओं का निर्माण करता है। क्या कहता है? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जैसे मकान क्या हो गया? ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। कार्यालय हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, रेल हो गया, सड़क पुल हो गया, ये सब क्या? रेल सड़क हो गया, ये सब क्या? मानव निर्मित संसाधन है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे हम लोग जैसे संसाधन कितने प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे? तो 3 प्रकार के। एक पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल आ जाता है। मानव संसाधन मानव आ जाएगा और मानव निर्मित संसाधन में मकान और सड़क पुल इसमें आ जाएगा। फिर इसमें देखेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे प्राकृतिक संसाधन में देखेंगे कि इसे प्राकृतिक संसाधन ये विकास एवं उपयोग की दृष्टि देखेंगे। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, उपलब्धता के आधार पर देखेंगे, वितरण के आधार पर देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि देखेंगे तो इसमें वास्तविक संसाधन होगा और संभाव्य संसाधन होगा। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन होगा। फिर उपलब्धता के आधार पर देखेंगे तो नवीनीकरणीय संसाधन, फिर अविनवीनीकरणीय संसाधन होगा। फिर वितरण के आधार पर देखेंगे तो वितरण आधार पर देखेंगे तो फिर कौन होगा? वितरण आधार पर देखेंगे तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन एगो स्थानीय संसाधन होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार देखेंगे तो निजी संसाधन होगा, फिर राष्ट्रीय संसाधन होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। क्या होता है? जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम,
ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीशियम, राजस्थान का तांबा। किसका संसाधन को उदाहरण है? तो वास्तविक संसाधन को उदाहरण है। और वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे? उन संसाधनों को कहेंगे जिसका कुल मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है। इसका जो भी मात्रा कितना मतलब वो हम लोग पता होता है, ज्ञात होता है, उसका हम लोग सब कहेंगे, हम लोग वास्तविक संसाधन कहेंगे। फिर पढ़ेंगे हम संभव संसाधन। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा क्या होता है? ज्ञात नहीं होती है। एवं इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। वास्तविक संसाधन में पढ़ा कि जिनकी मात्रा कुल मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है। और संभाव संसाधन में क्या होता है? इसमें ज्ञात नहीं होता। संभाव मतलब का संभावना बनता है कि संसाधन यहाँ पर भविष्य में करने की संभावना होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संभाव संसाधन कहेंगे। जैसे केरल में मिलने वाला क्या? थोरियम मिलने की संभावना, मिलता थोड़ा मतलब फिर ज़्यादा मिलने का संभावना है। और लद्दाख में पाया जाना क्या? यूरेनियम। किसका संसाधन है? तो संभाव संसाधन को उदाहरण। जैसे जमुई में सोना मिला है, मिथुन मिला, इसकी किस संसाधन को इसको रखेंगे? तो हम संभाव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ये पढ़ेंगे हम लोग। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन, भूमि के अंदर पर्याप्त ताप, ये संभाव संसाधन के उदाहरण थे, लेकिन आज भारत के लिए सभी क्या है? वास्तविक संसाधन ये सब। फिर पढ़ेंगे हम लोग जैव संसाधन। जैव संसाधन में इसमें सभी सजीव शामिल है। किसमें? जैव मतलब क्या? जैव मतलब इसमें सभी सजीव शामिल होंगे, और जैव मतलब क्या? इसमें निर्जीव शामिल होंगे। जैसे इसमें सभी सजीव में देखेंगे, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु क्या है? जैव संसाधन को उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे अजैव संसाधन। इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल होती है, इसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, सब क्या है? अजैव संसाधन के उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? मतलब ऐसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति में दोबारा उपयोग कर सकते हैं और ये कभी समाप्त खत्म नहीं होते हैं, क्या उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सूर्य की किरण कभी खत्म होगा? नहीं होगा, इसको भी समाप्त नहीं होगा, इसका पुनः पूर्ति करते रहेंगे हम लोग, इसका नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण। जैसे पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, क्या नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन, इसका जैसे उल्टा हो जाएगा। वैसे संसाधन जिनमें भंडार सीमित है, इसमें क्या होता है? भंडार सीमित होता है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उन्हें पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब एक बार उपयोग कर लिया इसको, फिर दोबारा उपयोग करने मतलब हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। जैसे में कोयला का अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार उपयोग दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे इसका। फिर लोहा, पेट्रोलियम, अवरक, सभी प्रकार के खनिज क्या? अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। इसमें कोयला सबसे ज़्यादा है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पूछता है कि मतलब कैसे संसाधन, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। फिर पढ़ेंगे हम सर्वव्यापी उपलब्ध संसाधन। ये सर्वव्यापी मतलब सभी जगह उपलब्ध होगा। ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, पवन, ये सभी जगह पाए जाते हैं, ये सर्व उपलब्ध संसाधन है। फिर पढ़ेंगे स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन क्या होता है? तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। स्थानिक मतलब स्थानीय जगह पर। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, ये वहीं पर जगह कोडरमा ही मिलेगा अभ्रक। फिर जादूगढ़ में मिलने वाला यूरेनियम जादूगढ़ में ही मिलेगा। छोटानागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, ये सब क्या? स्थानीय संसाधन के उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे निजी संसाधन। जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है वो क्या होता है? निजी संसाधन होता है। जैसे भूमि, तालाब, मतलब निजी व्यक्ति का होता है, उसे क्या? निजी संसाधन कहते हैं। मतलब प्राइवेट नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर, मतलब अपना उस पर अधिकार होता है, उसे निजी संसाधन कहेंगे। फिर राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र में क्या? प्रदेश का होगा। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फिर पढ़ेंगे जैसे इसे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या था? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या होता है? ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसको किस में रखेंगे हम? तो इसको हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। किसको? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को। अगर फिर इसके बाद जाएंगे हम तो 200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। किसको? 200 किलोमीटर बाद जाएंगे तो समुद्र में, तो क्या कहेंगे? इसको महासागरीय क्षेत्र कहलाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है कि तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान। संसाधन निर्माण के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती है। कौन कौन? तकनीक की जरूरत होती है, आवश्यकता की जरूरत होती है और ज्ञान जरूरत होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर 29% कितना? 29% कितना होता है? 29% भाग पर क्या है? भूमि का विस्तार है। भूमि का विस्तार 29% भाग पर, और 71% भाग क्या होता है? जल होता है।
फिर मैदानी क्षेत्र में सघन सघन जनसंख्या पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में क्या जनसंख्या सघन पाई जाएगी, इसलिए वहाँ पर मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या मिलती है। वहाँ पर रहने के लिए आरामदायक, खेती करने की सुविधा होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, सघन होती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे बिहार में जनसंख्या का ज़्यादा होता है, मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। फिर पढ़ेंगे प्रेरी प्रदेशों में गेहूं की खेती की जाती है। प्रेरी प्रदेश क्या होता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। फिर पढ़ेंगे मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती की जाती है। कौन सी फलों की, तो रसदार फलों की भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खेती की जाती है। फिर मैदानी भागों में मैदानी भागों में कृषि कार्य अधिक होता है। मैदानी भाग सिंपल बात है, वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होगा। फिर पढ़ेंगे मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती ज़्यादा होती है और शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। फिर पढ़ेंगे हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग रखता है। कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग इसमें रखता है। कौन, हमारे देश में जो भी भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी का आंकड़े या रिकॉर्ड कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग रखता है। फिर पढ़ेंगे मिट्टी को हम क्या कहेंगे, मृदा संसाधन कहेंगे। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ये भी पूछता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, तो मृदा में पेड़ पौधे जीवों एवं अन्य सड़े गड़े पदार्थों का अवशेष क्या कहते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। जो भी मृदा के पेड़ पौधे, तो मृदा में पेड़, देखिए ह्यूमस क्या होता है, मृदा के जो भी मृदा में पेड़ पौधे जीव एवं अन्य सभी गड़े पदार्थों को, मतलब सभी गड़ चढ़ जाएगा, उसमें क्या होता है, ह्यूमस ना, खाद का कपड़ा बन जाता है, वो क्या हो जाता है, ह्यूमस कहलाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग मृदा का प्रकार पढ़ेंगे। मृदा का उर्वरता के आधार पर देखेंगे तो उर्वर दो प्रकार होता है, उर्वर एगो अनुर्वर मतलब बंजर। फिर गठन या संरचना के आधार पर देखेंगे तो बलुई, चिकनी एवं दोमट, तीन प्रकार होता है, बलुई, चिकनी और दोमट। फिर रंग के आधार पर देखेंगे तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बादामी मिट्टी देते हैं। फिर पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः क्या जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्या जलोढ़ मिट्टी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब झारखंड में इस सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का जल के द्वारा जल के द्वारा जो मिट्टी बनाई जाती है, जिससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं हम लोग, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसका ट्रिक देखे क्या है, पुराना जलोढ़ मिट्टी तो तो बांगर हो जाएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है इंसान कि मतलब बांगर होता है, खादर होता है, पुराने में तो प से ब में जाएगा, तो मतलब पुराने से बांगर में चला जाएगा। फिर देखेंगे जलोढ़ मृदा में किस किस फसल खेती की जाती है, तो चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना और दलहन में इसकी ज़्यादा खेती की जाती है। फिर देखेंगे काली मृदा एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसकी काली होती है। कौन, एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, काली होती है। फिर पढ़ेंगे बोलो काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होती है, उपयोगी होती है। कौन, काली मृदा कपास के लिए। ये कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में, तो इसका लोहा अंश के कारण क्या होता है, लाल होता है, लाल मिट्टी। फिर पढ़ेंगे जल के मिलने के बाद क्या होता है, जिसका पीला रंग हो जाता है, किसका, लाल पीले रंग में। फिर पढ़ेंगे किसके कि इसमें कौन कौन सी फसल उगाने के लिए प्रसिद्ध होता है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू के लिए उपयोग होता है। फिर पढ़ेंगे कहाँ के मिलता है, तो उड़ीसा, झारखंड, मेघालय में यहाँ इसकी मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी। फिर पढ़ेंगे लैटराइट मिट्टी, इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया द्वारा, किसका प्रक्रिया द्वारा, एक पूछता है कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण किसके प्रक्रिया द्वारा होता है, तो निच्छालन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। और भारत में कहाँ का इसकी मिट्टी का विस्तार है, तो केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है लैटराइट मिट्टी का विस्तार। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मसाले के प्रसिद्ध है, कौन, लैटराइट मिट्टी। और कहवा और कॉफ़ी भी मतलब ये प्रसिद्ध होता है और चाय के लिए, कौन, लैटराइट मिट्टी। फिर पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा, जैसे हल्के भूरे रंग का होता है, ये हल्के भूरे रंग का कौन होता है, मरुस्थलीय मृदा होता है। और यहाँ पर राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ एवं दक्षिणी पंजाब या दक्षिणी हरियाणा में कौन सा, ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। खासकर राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के रण में मरुस्थलीय मृदा ज़्यादा पाई जाती है। फिर पढ़ेंगे हम लोग तेज पवने एवं पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है। कौन सा अपरदन, सतही अपरदन होता है। क्वेश्चन कैसे से पूछेगा तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में जो सतही होता है, क्या मतलब अपरदन, तो क्या कहते हैं, सतही अपरदन कहते हैं। फिर पढ़ेंगे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नलिका व अवनलिका प्रदान होता है। कौन सा नलिका, क्षुद्र नलिका या अवनलिका, कौन सा क्षेत्र में, तो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में।
फिर पढ़ेंगे विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा देखेंगे इसमें हम लोग। प्रशांत महासागर में 49.9%, इसको कैसे याद करेंगे, लगभग याद करेंगे किलो। तो प्रशांत महासागर में 50%, अटलांटिक महासागर में 26%, हिंद महासागर में 20%, आर्कटिक महासागर में 4%। देखिए प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा कितना 50%, अटलांटिक महासागर में 26%, हिंद महासागर में 20%, आर्कटिक महासागर में 4%। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर बड़ा है तो 50%, उसके बाद अटलांटिक महासागर बड़ा है तो 26%, उसके बाद हिंद महासागर तो 20%, फिर आर्कटिक महासागर 4%। तो 26, 30, 20, 50, 50, 50, 100। फिर पढ़ेंगे महासागरों में जल का आयतन कितना होता है, तो 97% होता है। फिर पढ़ेंगे भारत में विश्व के लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही यहाँ पर क्या उपलब्ध है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह का है सर्वाधिक है, ना कि गंगा टिक करना है इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का जो वार्षिक जल प्रवाह क्या है सर्वाधिक होता है, इसमें ज़्यादा पानी होता है। फिर पढ़ेंगे जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे हम लोग कि भारत में 1% सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में। सबसे ज़्यादा 1% सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम। यहाँ पर कितना 91.27%, लगभग मतलब 91% क्या है यहाँ पर, 91% पर 1 है। फिर पढ़ेंगे वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से वन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में 77.7, लगभग 78%। हाँ बाद में मतलब इसमें देखेंगे वो जो वन क्षेत्र ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कितना 77.7, लगभग मतलब लगभग 78 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर 78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर, मतलब वहाँ पर वन है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे हम लोग कि वन सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ किया इस बार, तो आंध्र प्रदेश में। क्या, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन वृद्धि मामला कौन राज्य आ गया, तो आंध्र प्रदेश से आ गया। तो 1% में मिजोरम, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, वन का राज्य, और वन सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फिर पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर क्या वन का विस्तार होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश से किस क्षेत्र में सबसे मतलब कम से कम कितने परसेंट भूभाग पर वन होना चाहिए, तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। फिर पढ़ेंगे हम लोग विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की, तो 10 लाख प्रकार की, 10 लाख की प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों यानी अमेजन वन में पाए जाने वाले घने वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। किस, अमेजन वन या विषुवतीय प्रदेशों में जब अमेजन पाया जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा पाया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब निष्कर्षण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो अपना तो इसमें ऑक्सीजन के ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। लगभग कहा जाता है लगभग दुनिया में पृथ्वी का लगभग 10% ऑक्सीजन कौन देता है, तो ये देता है अमेजन वर्षा वन, अमेजन वन। फिर पढ़ेंगे हिमालय का जो यौ पौधा है ना, वह कैंसर उपचार दवाई के लिए काम आता है। कौन, हिमालय यौ पौधा, हिमालयन यौ पौधा। फिर पढ़ेंगे सदाबहार वन के बारे में हम लोग। सदाबहार वन क्या होता है, सदाबहार वन लंबे लंबे इसके वृक्ष होते हैं, औसतन यहाँ 60 मीटर मतलब इसका जो लंबाई होता है, ऊंचाई इसका होता है। फिर पढ़ेंगे इसमें अमेजन में जो सदाबहार वन पाया जाए तो उसका नाम क्या है, तो उस अमेजन में जो सदाबहार वन पाया जाए तो सेल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वा सलवास कहा जाता है उसको। फिर पढ़ेंगे उसको ब्राज़ील में जो होता है सेल्वा सलवास कहा जाता है। फिर भारत में कहाँ मिलता है, तो भारत में पश्चिमी घाट से पश्चिमी तक, पश्चिमी घाट के पश्चिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी पूर्वी राज्य में क्या सदाबहार वन मिलता है। इसमें से जो सदाबहार वन होता है इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सिनकोना वृक्ष, रबर का वृक्ष, महागोनी का वृक्ष, एवोनी का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, आयरनवुड का वृक्ष, बरगद का वृक्ष में मिलता है। किसमें, सदाबहार वन में। और इसमें होता है जो ऐसे, इसमें कौन कौन सा मतलब उष्णकटिबंधीय होता है और शीतोष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, कौन, सदाबहार वन। फिर पढ़ेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ में हमारा पत्ता एक साल में 2 बार गिरेगा मतलब, और एक बार मतलब फिर लगा वो पतझड़ बनता है। मतलब इसे 100 से 200 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। इसमें जो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है का उष्णकटिबंधीय पतझड़ होता है। इसमें पत्ता गिरता रहता है फिर ना आएगा था। जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर इसको पढ़ते हैं बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में कौन सा
वन मिलता है तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलता है। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? तो सागवान का वृक्ष, साल का वृक्ष, रोजवुड का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, शीशम, शहतूत का वृक्ष इसमें पाए जाएंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग शकुनधारी वन। शकुनधारी वन में ये भारत में हिमालयन पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों को अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत में हिमालयन पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलता है शकुनधारी वन। फिर ज्वारीय वन, ये देश के डेल्टाई प्रदेशों में मिलता है। ज्वारीय वन, इसको मैग्रोव वन भी कहा जाता है। जब पूर्वी तटीय भागों में सुंदरी जैसे सुंदरवन डेल्टा है, डेल्टा क्षेत्रों में सुंदरी जैसा सुंदरवन जो डेल्टा है किस वृक्ष का नाम पर इसका नाम पड़ा? सुंदरी वृक्ष का नाम पर वहाँ पड़ा है, इसे उसको सुंदरवन डेल्टा है। वहाँ पर मैग्रोव वृक्ष किसका प्रधानता होती है वहाँ पर। फिर पढ़ेंगे इसके वन है तो हम है, वन है तो हम है। फिर पढ़ेंगे इस मांसाहारी जीव कौन कौन है? तो शेर है, बाघ है। शाकाहारी जीव कौन है? तो हिरण, हाथी है। उभयचर जीव कौन है? मेढक है, कछुआ है। फिर सरीसृप जीव कौन है? तो सांप है, छिपकली है, जोंक है, केचुआ, ये सब सरीसृप जीव है। फिर पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, पक्षी मोर है, विरासत पशु हाथी है, जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। फिर पढ़ेंगे रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या? 1970 में बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता एंड वन अनुसंधान संस्थान देहरादून एवं संकट में घिरे पादप प्रजातियों की सूची तैयार करना क्या कहता है? रेड डाटा बुक कहलाता है। जो भी मतलब संकट में घिरे पादप एवं जो भी मतलब जीव जंतु होते उसको रेड डाटा बुक में उसको अंकित किया जाता है कि ये पौधा क्या है, ये जंतु क्या है, तो ये मतलब संकट में है। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना टोटल कितना बाघ रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। जयमल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो 16 है। अगर इसका पूरा मतलब वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब इसके बारे में, तो इसका मेरा वीडियो है, इस पर जाकर देखिए। राष्ट्रीय उद्यान का पूरा वीडियो है, टाइगर रिजर्व है, फिर इसमें पक्षी अभयारण्य है, सभी उसका वीडियो है। जयमल आरक्षित क्षेत्र का वीडियो है, सब इसमें है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।